नरेंद्र कश्यप परिवार की मदद करने से मना करके आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि संतोष कश्यप चिल्लाकर बोला, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ होने वाली एक साजिश के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर नरेंद्र के कदम ठिठक गए। वो संतोष कश्यप की तरफ देखकर पूछा, कैसी साजिश? नरेंद्र का सवाल सुनकर संतोष कश्यप बोला, महेश चौहान तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने की एक साजिश रच रहा है। कहीं आप मदद हासिल करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नरेंद्र ने पलटकर सवाल किया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे खबर मिली है कि महेश चौहान और उसके लोग मिलकर आपके सिंघल परिवार की लोहे की खदानों पर कब्जा करने और लोहा लाने वाले मजदूरों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उसने भाड़े के बाहरी योद्धाओं को भी बुलाया है। याद रखना, अगर यह खबर झूठी निकली तो मैं तुम्हारे सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को बर्बाद कर दूंगा। नरेंद्र संतोष कश्यप को धमकाते हुए बोला। मुझे मंजूर है। संतोष कश्यप बेझिझक बोला, ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोग इन ट्रेनिंग सेंटर्स की इमारतों को बंद करने की कोशिश कीजिए। इतना कहने के बाद वो देवेश की ओर मुड़ा और बोला, और तुम मुझे ऊर्जा केंद्र के पास ले चलो। नरेंद्र की बात सुनकर देवेश अपने घर में बने एक गुप्त जगह की ओर बढ़ गया। ऊर्जा केंद्र घर के नीचे बने तहखाने के एक कमरे में था। वहां पहुंचने के बाद नरेंद्र ने देखा कि ऊर्जा केंद्र से बेतहाशा ऊर्जा निकल रही थी जो पूरी मकान की नींव को हिला रही थी। नरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और ऊर्जा संपीड़न मंत्र पढ़ने लगा। नरेंद्र के मंत्र की शक्ति से जल्दी ही ऊर्जा केंद्र की बिखरी हुई ऊर्जा एकत्रित होने लगी और जब सारी ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में समा गई तो बंधन कवच मंत्र का प्रयोग करके नरेंद्र ने सारी ऊर्जा को उसी एक बिंदु में बांध दिया। हालांकि ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था। इतना सब करने में नरेंद्र को 2 घंटे से ज्यादा समय लग गया। केंद्र की ऊर्जा बांधने के बाद इमारतों का गिरना भी बंद हो गया। बाहर आने के बाद नरेंद्र संतोष कश्यप से बोला, मैंने केंद्र की ऊर्जा को बांध दिया है। अब आप लोग इमारतों का फिर से निर्माण करना शुरू कीजिए। इमारतों के बन जाने के बाद हम मिलकर उनमें ट्रेनिंग के मंत्र डालेंगे। ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत तुम्हारे परिवार को है। मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। संतोष कश्यप बोला, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम पर सिंघल परिवार का एहसान रहेगा। इसके बाद नरेंद्र वहां से अपने घर आ गया। रास्ते भर वो महेश चौहान के बारे में सोचता रहा कि वो कैसे उसे सबक सिखाए। लेकिन इन सब के पहले उसे ये पता करना था कि क्या संतोष कश्यप की खबर सच है या झूठ। नरेंद्र जब अपने घर पहुंचा तो सत्तू और पुरुषोत्तम बैठकर बातें कर रहे थे। नरेंद्र को देखते ही पुरुषोत्तम खुशी से चहकते हुए बोला, आओ आओ नरेंद्र बेटे, आज सुबह से तुम दिखाई नहीं दिए, कहां चले गए थे? पुरुषोत्तम जी का सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, पिताजी, आपने ही तो मुझे कश्यप परिवार के ट्रेनिंग सेंटर में मुकाबले का अभ्यास करने के लिए भेजा था। अरे हाँ, मैं कितना भुलक्कड़ हूं। कैसा रहा तुम्हारा अभ्यास? पुरुषोत्तम जी ने अगला सवाल पूछा। छोड़िए इन बातों को, पहले मुझे यह बताइए कि हथियारों के कारखाने का बिजनेस कैसा चल रहा है? नरेंद्र बात बदलते हुए पूछता है। बहुत बढ़िया, हमने अपनी खोई हुई पहचान वापस पा ली है। सत्तू की बनाई हुई नई तलवार ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया है। आज ही हमारे महाराजा ने सेना के लिए 1 लाख तलवारों की मांग की है। अरे वाह सत्तू, मुझे भी दिखाओ अपनी बनाई हुई नई तलवार। सत्तू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नरेंद्र बोला। नरेंद्र का सवाल सुन सत्तू भी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, क्या मजाक करते हैं मालिक, आपने जो बताया बस मैंने वही तो बनाया है। इसके बाद सत्तू नरेंद्र के सामने घुटनों पर बैठ गया और म्यान सहित एक तलवार आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये तलवार बनाई है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। नरेंद्र ने भी खुशी खुशी सत्तू के हाथों से वो तलवार ले ली और म्यान से उसे निकालकर इधर उधर हवा में घुमाया। फिर बोला, नायाब तलवार है ये, इस भेंट के लिए शुक्रिया सत्तू।
इसके बाद सत्तू पुरुषोत्तम जी की ओर मुड़ा और बोला, मालिक, फैक्ट्री में अब कच्चा माल खत्म हो रहा है। सेना के ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें खदान से और कच्चा लोहा मंगवाना पड़ेगा। अगर समय पर फैक्ट्री में लोहा नहीं आया तो हम तय समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। पिताजी, कच्चा लोहा लाने के लिए हमारे लोग कब रवाना होने वाले हैं? इस बार उनकी सुरक्षा के लिए मैं उनके साथ जाऊंगा, नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, क्या कहा तुमने? तुम उन खतरनाक पहाड़ों में जाने के लिए कह रहे हो? नहीं, तुम नहीं। तुमने हाल फिलहाल के दिनों में हथियारों के व्यापार में अच्छा काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यही काम करो। खदान में मैं जाऊंगा, और वैसे भी हमारी खदान अरासुर पर्वतमाला के बीच में है। वहां बेहद खतरनाक और खूंखार जानवर रहते हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी सबसे ज्यादा जरूरत यहां है पिताजी। चौहान और कुशवाहा परिवार लगातार हमारे परिवार के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, और अगर आप ऐसे समय में यहां से चले जाएंगे तो वे बेहिचक हमारे कारखानों पर हमला करके उन्हें लूट लेंगे। और अगर आप यहां रहे तो हमारे कारखाने और भी हथियार बनाएंगे और समाज में हमारे दुश्मनों का रसूख कमजोर होगा, नरेंद्र ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। नरेंद्र की बात सुनकर सत्तू बोला, छोटे मालिक ठीक कह रहे हैं। आपको इस समय ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। रेवती मालकिन भी नहीं है। पुरुषोत्तम सोच में पड़ गए। नरेंद्र की बात भी सच थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। पुरुषोत्तम को सोचते हुए देखकर नरेंद्र बोला, पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? आखिर कच्चा लोहा लाने के लिए रेवती अकेले जाती थी ना, तो फिर आपको मुझे अकेले जाने देने में क्या परेशानी है? मैं अभी बताता हूं बेटा, क्या परेशानी है। इतना कहने के बाद पुरुषोत्तम सत्तू की तरफ देखकर बोले, सत्तू, तुम जरा बाहर जाओ और कमरे का दरवाजा बंद कर दो, और जब तक मैं ना बोलूं खोलना मत। जैसे ही सत्तू दरवाजा बंद करके बाहर गया, पुरुषोत्तम जी अपनी तलवार लेकर उठ खड़े हुए और नरेंद्र की तरफ देखकर बोले, अरासुर पर्वतमाला में तुम्हारा सामना बेहद खतरनाक और खूंखार राक्षसी जानवरों से होगा। बस तुम मुझे हरा कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम वहां जाने के लायक हो। पुरुषोत्तम जी की बात सुनकर नरेंद्र हैरान हो गया। वो बोला, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। अपनी तलवार उठाओ नौजवान, और खुद को साबित करो। पुरुषोत्तम ने किसी वीर योद्धा की तरह अपनी तलवार नरेंद्र की ठुड्डी से टिका दी। सुना है तुम शेर सिंह के 10 आदमियों से अकेले भिड़ गए थे। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ठीक है पिताजी, तब आप सावधान हो जाइए। सत्तू की दी हुई तलवार को मयान से बाहर निकालते हुए नरेंद्र बोला। जैसे ही नरेंद्र ने तलवार बाहर निकाली, एक भयंकर ऊर्जा पूरे हॉल में छा गई। उस आभा ऊर्जा को देखकर पुरुषोत्तम थोड़ा हिल गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी तलवार संभालते हुए बोला, वाह बेटे, ये हुई ना योद्धाओं वाली बात। अगले ही पल पूरे कमरे में तलवारों के टकराने की आवाजें गूंजने लगी। पुरुषोत्तम भले ही बूढ़े हो चले थे, लेकिन अभी भी उनकी ताकत और फुर्ती किसी नौजवान से कम नहीं थी। उन्होंने उछलकर सीधी तलवार से नरेंद्र पर वार किया, लेकिन नरेंद्र अपनी कलाइयों से पुरुषोत्तम की तलवार को आसानी से मोड़ देता है और दोनों की तलवार बगल में रखे मेज से टकरा जाती है। मेज बीच से 2 भागों में टूट जाता है। पुरुषोत्तम मुस्कुरा उठे और न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदाए। उनके ऐसा करते ही वे अपनी जगह से गायब हो गए और ठीक नरेंद्र के पीछे प्रकट होकर अपनी तलवार नरेंद्र के गर्दन की तरफ बढ़ा दी। विलोपन मंत्र? नरेंद्र हंसा। तो आप मायावी मुकाबला करना चाहते हैं? नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोले, हाँ बिल्कुल। राक्षसी जानवरों के पास शक्तिशाली मायावी ताकतें होती हैं। अगर उन्हें हराना है तो तुम्हें मायावी मुकाबला भी आना चाहिए। नरेंद्र को तो मायावी मुकाबलों के सैकड़ों मंत्र याद थे। उसके ससुर भी उसकी असलियत नहीं जानते थे। नरेंद्र ने अचानक से अपनी तलवार घुमाई और एक मंत्र बोला, तप्तः सूर्य। इस मंत्र के बोलते ही कमरे में चिलचिलाती धूप बिखर गई और पुरुषोत्तम की माया टूटकर बिखर गई। अब नरेंद्र को पुरुषोत्तम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नरेंद्र ने फुर्ती दिखाई और उसकी तलवार
सीधे पुरुषोत्तम के गर्दन पर आकर रुकी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पुरुषोत्तम को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आप हार गए पिताजी, पुरुषोत्तम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम हैरानी से बोले, नरेंद्र, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अचानक से तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। मैंने कभी तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास करते भी नहीं देखा, फिर भी तुम इतनी अच्छी तलवार चलाना जानते हो, बिल्कुल योद्धाओं की तरह। कैसे? पुरुषोत्तम की बात काटते हुए नरेंद्र बोला, पहले आप मुझे यह बताइए कि अब मैं अरासुर पहाड़ियों में कच्चा लोहा लाने के लिए जा सकता हूं या नहीं? बिल्कुल जा सकते हो बेटे, लेकिन वहां सावधान रहना। वहां मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस होंगे। अगर वे तुम पर हमला करें तभी तुम्हें उनका सामना करना है, बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना है। याद रखना, तुम शिकार के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए जा रहे हो, पुरुषोत्तम बोले। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और नरेंद्र कारखाने से मजदूरों को लेकर खदान की तरफ निकल गया। सत्तू अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा था। नरेंद्र के जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। कमरे की सारी कुर्सियां और मेज टूटे हुए थे। यह देखकर वो पुरुषोत्तम से पूछता है, मालिक, ये कुर्सी मेज कैसे टूट गए? उन्हें छोड़ो, आओ हथियारों के कारखाने पर चर्चा करें, पुरुषोत्तम बोले। तुम एक काम करो, दुकान के बाहर एक सूचना जारी कर दो कि हमारे पास हथियार बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल है और अगर ग्राहकों को हथियार देने में हमने एक दिन की भी देरी की तो हम अपने ग्राहकों को 30% मुआवजा देंगे। इतना कहकर पुरुषोत्तम दिल खोलकर हंसे। आज उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई थी। उनकी बेटी और उनका दामाद दोनों इस काबिल हो चुके थे कि उनके बिजनेस को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। उधर कमरे से निकलने के बाद नरेंद्र मजदूरों के साथ सीधे अरासुर पर्वतमाला की तरफ निकल गया। अरासुर पर्वतमाला हजारों किलोमीटर में फैली हुई थी। कई सारे योद्धा और शिकारी इस पर्वतमालाओं में शिकार करने के लिए जाया करते थे, क्योंकि राक्षसी जानवरों को मारने के बाद एक राक्षसी गोली मिलती थी और ऐसी गोलियां 5000 सोने के सिक्कों के बदले बेची जाती हैं। इसके अलावा ऐसे जानवरों की खाल और हड्डियां भी ऊंचे दामों में बिकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं पर्वतमालाओं में अमृत भी छुपा हुआ है। आज के समय में 100 साल पुराने अमृत की कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। इसलिए यहां दूर दूर से शिकारी शिकार करने के लिए आते हैं। नरेंद्र अपने काफिले के साथ पहाड़ियों में प्रवेश करता है। रात हो गई थी, इसलिए नरेंद्र ने एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ाव डाला और वहीं आराम करने का फैसला किया। उन्हीं पहाड़ियों में कहीं पर कुछ छुपे हुए काले नकाबधारी गुप्तचर आपस में बातें कर रहे थे। वापस आओ और मालिक को बता दो कि वो डरपोक नरेंद्र पहाड़ियों में आ चुका है। अब वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। महेश चौहान ने नरेंद्र के निकलने के साथ ही उसके पीछे जासूस छोड़ दिए थे और नरेंद्र को भी इस बात का आभास था कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वो किसी अच्छे मौके की तलाश में था। वो बोला, मुझे भी जल्दबाजी नहीं है महेश, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वो कौन है जो मुझे मारने के लिए आने वाला है। रात हो गई थी, आसमान में चांद चमक रहा था। पूरी पहाड़ी ऐसे शांत पड़ी थी जैसे वहां कोई परिंदा तक ना हो। नरेंद्र भी सोने की तैयारी में था। हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है, सब भागकर अपनी जान बचाओ। अचानक से एक मजदूर चिल्लाया और नरेंद्र के खेमे में चीख पुकार मच गई। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र जब तक कुछ समझ पाता, उसके 2 मजदूर मारे जा चुके थे। अचानक हुए इस हमले से नरेंद्र भी हैरान था, क्योंकि यह हमला महेश चौहान का नहीं था। आखिर वो कौन था जिसने अचानक से नरेंद्र के काफिले पर हमला किया था?